नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बेटे। ग्रेविटेशन है आपके पास, उसके आपके पास बेटे 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो हम बेटे 2000 जो आपके पास 23 में थे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। 24 में जो थे बेटे वो भी आपके पास हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो बेटा अब आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं बेटे जो 2022 में आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रेविटेशन के। तो कुछ क्वेश्चंस बेटे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं 10-11, टोटल 22 एक क्वेश्चन आए थे बेटा आपके पास 2022 में, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं बेटा आपके पास जो 2022 में क्वेश्चन आए हैं 10-11 क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो बेटा आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपके पास द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। टाइम पीरियड आपके पास जहां भी आए ग्रेविटेशन में बेटे केपलर का थर्ड लॉ लगा दीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए गिवन ऑर्बिट इज 7 आवर इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। अगर बेटे आपका 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए देन अप्रोक्सीमेट न्यू टाइम्स पीरियड ऑफ सैटेलाइट विल बी। तो देखो बच्चा आपके पास केपलर का लॉ लगाएं आप, तो केपलर का थर्ड लॉ आपके पास क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां हम लिख सकते हैं बेटे टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। तो फर्स्ट हम सेकंड का मान ले बेटे आपके पास, पहले हम मान लेते हैं T1। टाइम पीरियड कितना है T1, कितना है बेटा आपका 7 आर, और जो डिस्टेंस है वो आप मान लेते हैं R। बाद में क्या हुआ T2 हमें निकालना है, और बाद में डिस्टेंस कितनी कर दी बेटे उसको मान लेते हैं R2, और कितनी कर दी 3 टाइम्स 3R रख दीजिए। तो बेटे इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। यहां से आ गया T2 अपॉन T1, T1 कितना है 7R, R2 कितना है बेटे 3R अपॉन R की पावर 3/2। R से R कैंसिल आउट, तो T2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7, और 3 की पावर आपके पास 3 इंटू 1/2। 3/2 कैसे लिख सकता हूं, 1/2 का मतलब क्या होता है बेटे रूट। तो T2 इक्वल टू आपके पास आ गया बेटे 7 इंटू ये 3 का रूट 3 का क्यूब कर दो, तो आपके पास आ गया T2 इक्वल टू 7 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, और ये रूट 3। तो आपके पास आ गया बच्चों T2 इक्वल टू ये 21, और रूट 3 की वैल्यू 1.732। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है बेटे आपके पास। तो देख लो ये आपके पास बेटे 1 है तो 21 से ज्यादा होगा, ये 0.50 से ज्यादा है, इसका हाफ कर दो तो लगभग आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटे 36 आवर लगभग। ये है अप्रोक्सीमेट आपको देना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 36 आवर मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। बेटे ये तो वही क्वेश्चन है, वापस प्रिंट हो गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, 2 प्लैनेट ए एंड बी ऑफ इक्वल मास। 2 प्लैनेट है उसका मास इक्वल है, आर हैविंग देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन TA एंड TB सच दैट TA इक्वल टू 2TB। ये आपको दे रखा है, दीज प्लैनेट आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडाई RA RB रेस्पेक्टिवली, which out of the following would be the correct relationship of their orbit। तो बेटा आपके पास देखो, आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन दे रखा है TA इक्वल टू 2TB। तो आपके पास आ गया TA अपॉन TB इक्वल टू 2 आ गया, ये आपको दे रखा है। उनका मास आपका इक्वल है। These planets are revolving in the circular orbit radii RA RB respectively, which out of the following would be the correct relationship of their orbit। ठीक है, तो बेटे इसमें टाइम पीरियड का आप फॉर्मूला लगा दें। तो केपलर का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 होता है आपके पास, ये 3। ठीक है, तो यहां से बेटे आप क्या करें, टी स्क्वायर है तो इसमें यहां पर हम ये लगा दें बेटे TA अपॉन TB आपको दे रखा है, तो हम यहां पर लिख दें TA का स्क्वायर अपॉन TB का स्क्वायर इक्वल टू RA का क्यूब अपॉन RB का क्यूब लिख दें। ठीक है,
तो टी ए अपॉन टी बी, इसको ऐसे लिख लें, टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। टी अपॉन टी बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है आपको, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। ये आपके पास आ गया 4 इक्वल टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास आ गया बच्चों आर ए का क्यूब इक्वल टू 4 आर बी का क्यूब। तो ये आपके पास रिलेशन देख लें आपके पास कौन सा है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बेटे कौन सा आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट बच्चों आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कैपिटल आर। अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस क्या है, आर है। द ड्यूरेशन ऑफ ईयर एक साल का जो है आपके पास, द ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम 3 आर। आपके पास क्वेश्चन ये है कि बेटा प्लस जब आपके पास सन और अर्थ है उसके डिस्टेंस आर है तो आपके पास 1 साल है। तो अगर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ ईयर क्या होगी, जब आपके पास अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 आर। ठीक है, तो वही बेटे केपलर का थर्ड लॉ लगा देना। केपलर का थर्ड लॉ आपके पास क्या होगा, ये होता है आपके पास टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो बेटे हम इसको 1 और 2 में लिख दें, तो टी ए 1 का स्क्वायर अपॉन टी 2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, ऐसे लिख दें। तो आपके पास इसको लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 का क्यूब स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास T1 आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 लिख दीजिए। T2 मुझे निकालना है इक्वल टू, पहले डिस्टेंस क्या थी आपके पास, R थी, बाद में डिस्टेंस कितनी कर दी, 3R कर दी, की पावर 3/2। यहां से आपने इसको हटाकर यहां पर लिख दिया 3/2। तो 1 अपॉन T2 इक्वल टू आपके पास बेटे R से R कैंसिल आउट, 1 का तो बेटे कुछ भी करो 1 ही आएगा, 3 का क्या लोगे, पहले रूट लोगे √3, √3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3। तो आपके पास बच्चों T2 क्या आ गया, यहां से T2 इक्वल टू आ गया आपके पास 3√3 ईयर। तो आपके पास बच्चों जो 1 साल है वो कितना, कितने बढ़कर कितना हो जाएगा, 3√3 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बेटे इसको समझिए, आपके पास कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो बेटे अगर आपके पास क्या होगा, प्लैनेट पास होगा सन के, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिजी। और अगर आपके पास क्या होगा कि जो प्लैनेट है वो सन से दूर है, तो उसको बोलते हैं अपोजी। 2 कंडीशन होती है, पेरिजी और अपोजी। तो आपको ये दे रखा है द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर x1 एंड x2। मिनिमम डिस्टेंस है बेटे x1, जहां पर मिनिमम डिस्टेंस होगी वहां पर वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इफ द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी इज v0, तो जहां पर बेटे डिस्टेंस मिनिमम होती है वहां पर वेलोसिटी भी मिनिमम होती है। तो ये पेरिजी की आपके पास वेलोसिटी दे रखी है। पेरिजी क्या होती है, जब आपके पास प्लैनेट क्या हो, सन के पास हो तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब प्लैनेट बेटे सन से क्या हो, दूर हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजी। देन इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, देखो आपके पास क्या है, डायग्राम से समझते हैं। मैं ही बनाता हूं, देखो आपके पास क्या है बेटे, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया एक तरह से। यहां पर मैंने मान लिया यहां पर है अपना सन, ये रहा। आपके पास अगर प्लैनेट बेटे यहां पर है तो इसको बोलते हैं पेरिजी, और अगर सन बेटे आपके पास प्लैनेट सन से दूर है तो इसको बोलते हैं अपोजी। 2 कंडीशन होती है, पेरिजी और अपोजी। अगर प्लैनेट बेटे सन के पास है तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और प्लैनेट सन से दूर है तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजी। तो मिनिमम आपके पास लेंथ दे रखी है बेटा आपके पास x1, यहां से यहां तक दे रखी है x1, और यहां से यहां तक क्या दे रखी है आपको, x2, ये दे रखी है। तो बेटे मिनिमम जो वेलोसिटी है आपके पास पेरिजी पर होती है वो आपके पास कितनी है, v0। तो बेटे अगर हम सन के अराउंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी।
मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर मुझे वेलोसिटी चाहिए जो कि क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, v होगी। इसका हम प्लेनेट का मास ले ले m, तो देखो आपके पास हम लगा दें बेटे कंडीशन अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। तो बेटे यहां पर लगाएं आप, तो आपके पास प्लैनेट का मास m, वेलोसिटी v नॉट, और डिस्टेंस क्या है बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x1। वहां पर मास m, वेलोसिटी क्या है v, और डिस्टेंस क्या है x2। m से m कैंसिल आउट, तो बच्चों आपके पास v कितना आ गया, ये आपके पास आ गया v नॉट x1 अपॉन x2। ये हमारा क्वेश्चन था। तो आपको पेरिजी और अपोजी की आपके पास कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो v नॉट x1 अपॉन x2, ऑप्शन नंबर सी आपके पास बच्चों आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल A, B एंड C ऑफ मास 100 kg। आइडेंटिकल पार्टिकल है बेटे, तो तीनों आपके पास आइडेंटिकल है, तीनों का मास क्या होगा, 100 kg होगा। Each are placed in a straight line, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग आपके पास है, और इस तरह से है AB इक्वल टू BC इक्वल टू 30 मीटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फोर्थ पार्टिकल P, फोर्थ पार्टिकल का नाम क्या दे दिया, P दे दिया, ऑफ द सेम मास इज F when placed at a distance 30 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC, the value of F will be approximately। देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास क्या है बेटे, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ये रही, ठीक है। इस पर आपके पास 3 पार्टिकल हैं, एक तो A, एक बच्चों ये B, और एक आपके पास ये C। तीनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ए बी और बी सी आपके पास 13 मीटर है, तो अभी मैं बेटे डी मान लू इसको, ये भी क्या मान ली, डी मान ली, 13 की वैल्यू बाद में लिख देंगे। फिर आपके पास एक फोर्थ पार्टिकल है जो कि क्या है, देखो क्लियर लिख रखा है, आपके पास द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ द सेम मास, उसका मास भी कितना है, 100 kg है। व्हेन प्लेस एट ए डिस्टेंस 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आपके पास यहां पर है पॉइंट पी, ठीक है। तो इस पर बेटे टोटल फोर्स लग रहा है आपके पास F, तो F की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो F निकाल लीजिए बेटे। एक तो क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, ऐसे ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ये वाला पार्टिकल जो है B, ये भी इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। तो बेटे देखो ये दोनों फोर्स तो इक्वल होंगे, ये दोनों फोर्स तो क्या होंगे, इक्वल। और ये डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है, D दे रखी है, 13 मीटर दे रखी है। तो अगर बेटे हम क्या करें बेटे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √2d आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, √2d आ जाएगा। तो बेटे ये अगर इसका मास m है, इसका मास m है, आइडेंटिकल है बेटे सारे पार्टिकल, इसका मास m है, इसका मास m है, तो एक तो ये पार्टिकल खींचेगा इसको, ठीक है। तो ये और ये फोर्स तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों मास इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने फोर्स मान लिया F, तो ये भी क्या होगा, F होगा। और ये आपके पास क्या है बेटे, ये भी दोनों पार्टिकल सेम है, लेकिन आपके पास क्या है, डिस्टेंस अलग है, यहां पर डिस्टेंस क्या है, D है, तो इसके फोर्स को क्या मान लो आप, F1। अच्छा अब देखो ये बट आपके पास बेटे एंगल 90, ये भी एंगल 90, आपके पास ये D है, कौन सा, PB, D है, BC भी क्या है आपके पास, D है। जब साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, ये खुद 90 और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो ये क्या हो गया 45, और ये भी क्या हो गया 45, क्योंकि बेटे एक तो 90 है ही ना, बचा इनका सम कितना होगा 90, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि इनके सामने वाले साइड भी क्या है, इक्वल, कितनी है, D, इसलिए आपके पास ये एंगल 45, ये 45, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, F और F के बीच 90 हो गया। तो पहले मैं F लिख लूं कि आपके पास ये वाला F की वैल्यू क्या होगी, तो F की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या होगी, G m1 m2 मतलब m² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बेटा आपके पास, √2d का स्क्वायर करोगे तो 2 और d का स्क्वायर करोगे d², ये F भी वही होगा। तो हम क्या लिख देंगे, ये इनके बीच क्या है बेटे, एंगल 90 है, इस F और इस F के बीच में। मैं अभी F1 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इसकी F की और इस F की, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पर है, तो आपके पास जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बीचों बीच होगा, मतलब F1 की डायरेक्शन में होगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, FR निकाल लेते हैं बेटे, इनके बीच एंगल कितना है 90, तो F² प्लस F² प्लस 2ab cos 90,
तो एफ आर आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास F√2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल P। तो नेट फोर्स आपके पास दे रखा है बच्चों, F दे रखा है। ठीक है, उसने F दे रखा है तो बेटे मैं इसको F डैश मान लू। ठीक है, F डैश मान लेता हूं। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, एक तो ये लगेगा F'√2 प्लस एक ये वाला फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। कितना लगेगा बेटा आपके पास, F1 कितना होगा, F1 लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये पार्टिकल M है, इसको कौन खींचेगा, ये वाला खींचेगा कितने फोर्स से, F से। ये पार्टिकल से कौन खींचेगा, ये वाला पार्टिकल खींचेगा कितने फोर्स से, F से। दोनों F सेम होंगे क्योंकि पार्टिकल दोनों सेम है, डिस्टेंस दोनों सेम है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, F'√2 होगा। कहां लगेगा, F1 की डायरेक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो आपके पास रिजल्टेंट कहां होता है, बीचों बीच होता है। तो इस P आपके पास पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब F'√2 और ये F1। तो बस सॉल्व कर लो इसको। तो F इक्वल टू आपके पास F डैश कितना है बच्चों, G(m²/2d² प्लस F1 कितना होगा आपके पास, G(m²) और जो बेटे डिस्टेंस कितनी है इनके बीच, D, तो d²। ये रहा, सॉल्व करते हैं इसको। तो F इक्वल टू आपके पास आ गया G(m²/d², तो कॉमन है, तो G(m²/d² कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास आ गया 1/2 और ये बेटे √2 भी तो है, ये √2 आपने लगाया ही नहीं, ये वाला √2। तो ये आपके पास 1/2 इंटू √2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो F इक्वल टू आंसर देखो आपके पास क्या है, आंसर कैपिटल G की टर्म्स में है, तो कर देते हैं। m², m कितना दे रखा है बेटे, 100। तो 100 इंटू 100, याद रहे आंसर किसमें देना है, अप्रोक्सीमेटली 100 इंटू 100 अपॉन d² कितना है बच्चों आपके पास, 13। तो 13 इंटू 13 ये रहा, और ये आपके पास क्या होगा बेटे, √2, 1/√2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। तो F इक्वल टू आपके पास आ गया कैपिटल G। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा बेटे 100 इंटू 100 अपॉन ये 169 हो गया। और बच्चों ये आपके पास 1/√2, √2 क्या होता है, 1.414। 1/√2 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखें, कितनी होती है बेटा, 0.7 प्लस 1। तो F इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहां से ये आपके पास 1.7, तो ये आपके पास आ गया 100G 1.7 इंटू 100 अपॉन 169। तो आप बेटे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो F इक्वल टू 100 कैपिटल G, और बेटे 1.7 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 170 हो गया अपॉन 169। आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है, तो इसको 1 से मान लो, कट कर लो। तो F आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 100G आ गया, 100 कैपिटल G। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक बेटा, ये ऐसे तो आपके कंसेप्ट पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। If the acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of Earth is same at a height h above the surface of Earth is same as that of the acceleration due to gravity at a depth alpha h, जहां पर बेटे उसने स्पेशल बोल रखा है h लेस देन क्या है, r e, मतलब हाइट बहुत कम है। तो आपके पास फॉर्मूला बेटे कौन सा यूज करोगे, मैं बता चुका हूं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, if the acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of Earth is same as that of the acceleration due to gravity at a depth दे दी बेटा आपके पास alpha h from the earth surface, the value of alpha will be। आपको कह रखा है क्या कि जो h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो, और जो d डेप्थ पर जो ग्रेविटी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। हाइट वाला फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटे, दो फॉर्मूले होते हैं हाइट के। हाइट पर एक तो ये फॉर्मूला होता है GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी आपको मैंने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपके पास H की वैल्यू क्या हो, रेडियस के आपके पास कंपेरेबल हो, बहुत कम नहीं हो, रेडियस के आसपास हो। और जब वैल्यू बेटे बहुत कम होती है तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, G1 - 2H अपॉन RE। तो हमारे पास बेटे क्या है, क्लियर बोल रखा, हाइट का रेडियस से कम है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हाइट के लिए।
तो यहां पर आ गया बेटे G1 माइनस 2H अपॉन RE, और डेफ में क्या होता है बेटे आपके पास G1 माइनस D अपॉन RE, D और D के लिए क्या दे रखी है आपके पास अल्फा H। तो सॉल्व कर लो इसको बेटे, G से G कैंसिल आउट, तो बेटे तो वैसे ही सॉल्व हो गया यार, 2H अपॉन RE इक्वल टू 1 माइनस अल्फा H अपॉन RE, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया 2H अपॉन RE इक्वल टू आपके पास अल्फा H अपॉन RE, RE से RE कैंसिल आउट, S से H कैंसिल आउट, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ये तो बेटा यहीं से दिख रहा था आपको अल्फा की वैल्यू 2 होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। अच्छा ये है, तो बेटे ये इसमें तो एरर का कंसेप्ट लगेगा, देखो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 2%, बेटे ये देखो जो अर्थ की रेडियस है बेटे वो 2% आपके पास बहुत कम श्रिंक हो रही है, तब जब भी आपके पास परसेंटेज क्या हो बहुत कम हो तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, एरर वाला। कौन सा है बताता हूं, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 2% while its mass remain same, the acceleration due to gravity on the earth surface will be approximately, तो बेटे अर्थ की सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है वो होती क्या है, GME अपॉन R स्क्वायर, ये होती है। तो बेटे अर्थ आपके ये बोल रहा है कि आपके पास मास तो क्या है सेम है, तो मास कांस्टेंट, जी तो कांस्टेंट होता ही है बेटे, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो जी में कितना चेंज हुआ, तो बेटे कंसेप्ट लगा दो एरर वाला, डेल जी अपॉन जी इक्वल टू स्क्वायर को आगे ले आओ 2 डेल आर अपॉन आर, तो बस इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, परसेंटेज जी इक्वल टू आपके पास 2, कितना चेंज हो रहा है बेटे अर्थ में 2%, तो आपके पास जी परसेंट कितना आ गया आपके पास 4% आंसर आ गया। अच्छा ऑप्शन देखिए बेटे, ये आ रहा है 4%, दो है, एक तो डिक्रीज बाय 4%, एक इंक्रीज बाय 4%, तो बेटे आपके पास ये देखो ना, रेडियस अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, इंक्रीज बाय 4%। ठीक है, अर्थ आपके पास श्रिंक हो रही है ना, मतलब डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए रॉकेट, रॉकेट के वेट में जो परसेंटेज डिक्रीज होगा व्हेन टेकन टू ए हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी, बेटे फिर ध्यान दीजिए आप, यहां पर बेटे जो आपके पास हाइट है वो क्या है 32, और अर्थ की रेडियस क्या होती है 6400, तो बेटे अर्थ की रेडियस में ये तो बहुत कम है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस 2H अपॉन आर, कई बार बता चुका मैं आप, तो लगाते हैं बेटे, तो फॉर्मूला लगा दो, तो G डैश इक्वल टू G1 माइनस 2H अपॉन RE, हाइट कितनी दे रखी है आपके पास 32, तो G1 माइनस 2 32 अपॉन RE की वैल्यू आपके पास क्या है, क्लियर दे रखी है 6400 किलोमीटर। अच्छा बेटे मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि बेटे ये क्या है 32 किलोमीटर, और ये भी क्या है किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो G डैश इक्वल टू आपके पास क्या आ गया G1 माइनस 64 से 64 कैंसिल आउट, 100 बचा, G डैश इक्वल टू आपके पास क्या आ गया G, ये आपके पास 100 माइनस 1 अपॉन 100, तो बच्चों क्या आ गया आपके पास G डैश इक्वल टू 99 G अपॉन 100 आ गया। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज डिक्रीज इन G क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, पहले वैल्यू क्या थी G, बाद में कितनी हो गई G डैश अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इस तरह से निकालते हैं। तो बेटे पहले वैल्यू क्या थी G डैश कितनी है बेटे 99 G अपॉन 100 अपॉन G इंटू 100, तो बेटा आपके पास सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 99 1 आ गया, और ये आपके पास 1 इंटू G अपॉन G इंटू 100, ये आपको सॉल्व करोगे तो बेटे ये आएगा 100 माइनस 99, तो G आ गया अपॉन G और ये 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, G से G कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया 1% ये डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर बेटे ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है,
एन ऑब्जेक्ट इज टेकन विद हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए डिस्टेंस 5/4 आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा यहां पर देखिए, आपको बेटा हाइट दे तो रखी है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा हाइट कहां से ली जाती है, सरफेस से, बट उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है एट ए डिस्टेंस 5/4 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब आपको स्मॉलर दे दिए, वेयर रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। बेटा वही कंसेप्ट है, जी की वैल्यू निकाल लो आप। तो आपके पास जी की वैल्यू अगर आप निकालें तो जी डैश इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बेटे, ये तो बेटा अर्थ से ज्यादा है वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच वाला करोगे। तो जी के लिए निकाल लो बेटे, जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर, एच कितना दे रखा है आपके पास 5/4। तो बेटा ये फॉर्मूला तो कब लगाते हैं, जब हाइट गिवन हो। यहां पर डायरेक्टली आपके पास क्या है, सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, तो इसको नहीं लगा के मैं ये लगा दूं बेटे जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्ट। तो ये हो गया जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आपके पास 25 आर स्क्वायर और 16 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज जो होगा आपके पास, परसेंटेज डिक्रीज इन जी कितना आ जाएगा, पहले वैल्यू क्या थी जी, बाद में कितनी है जी डैश अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो पहले वैल्यू आपके पास कितनी है जी, बाद में कितनी हो गई बेटे, ये हो गई। इसको बेटे मैं जी लिख लूं, जी एम अपॉन आर ई को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 16 जी अपॉन 25। तो ये हो गया बेटा आपके पास 16 जी अपॉन 25 अपॉन जी इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 25 जी माइनस 16 जी अपॉन एलसीएम जो आया वो अपॉन में इंटू 100। जी से जी मर जाएगा बेटा आपके पास, तो 9 अपॉन 25 इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई करो 4 9 36%। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 36% आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन थे बेटा आपके पास, तो इनको हमने बेटा आज डिस्कस कर लिए। ये आपके पास 10 क्वेश्चन थे जिन्हें मैं डिस्कस किए, जो 2022 में आए थे। 10-12 क्वेश्चंस और हैं बेटे आपके पास, तो वीडियो बड़ा हो जाता है बेटे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जो बाकी के 10-12 क्वेश्चंस और बचे हैं 2022 में जो आए हैं उनको करेंगे बेटे। 2021 में बेटे आपके पास 48 क्वेश्चंस आए थे ग्रेविटेशन में, उनको हम सबको डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर बेटे बने रहें और लगातार बेटे पढ़ते रहें, PYQ लगाते चलें और जेईई में रैंक लगाते चलें। ओके बेटे।